और चलिए शुरुआत करेंगे 1 मिनट 1 खबर के साथ। 16 जनवरी से देश में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अपडेट इसमें क्या है वो देखिए 1 मिनट में। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश में तैयारी तेज हो गई है। कई शहरों में वैक्सीन की पहली खेप भी पहुंच चुकी है, तो कई ऐसे शहर जहां अब बस वैक्सीन लगाने का काम बाकी है। वैक्सीन लोगों को उनकी सहमति के बाद ही लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने वालों पर 30 मिनट तक निगरानी रखी जाएगी। वैक्सीन साइट से एक अस्पताल जुड़ा रहेगा जो इमरजेंसी की स्थिति में इलाज करेगा। वैक्सीन लगाने में सबसे अहम भूमिका कोविन ऐप की होगी। देश में कुल 60 वैक्सीन स्टोरेज बनाई गई है। 7 ऐसे राज्य हैं जहां एक से ज्यादा स्टोरेज पॉइंट है। वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड का ऑर्डर खरीदा गया है और 55 लाख डोज देश भर में पहुंच चुके हैं। 16,50,000 डोज भारत बायोटेक ने दान के रूप में सरकार को दिए हैं। पीएम मोदी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन साइट पर वैक्सीनेशन हो रहा है और जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनसे संवाद करेंगे। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की गिनती 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। आप जानिए पूरी अपडेट 1 मिनट में। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 202 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,959 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1 करोड़ 4,95,147 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1 करोड़ 1,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,14,507 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,51,529 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96.51% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3,000 से भी कम हुई है। 1 मिनट में आप देखिए पूरी खबर। दिल्ली में एक्टिव मामलों की गिनती में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 357 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 11 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 534 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,31,249 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,17,540 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,991 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,718 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97.77% के करीब पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। देश के कई इलाकों में बुधवार को लोहड़ी का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। देश के कई इलाकों में बुधवार को लोहड़ी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। मुख्य रूप से पंजाब के इस त्योहार का जश्न पूरे देश में मनाया गया। हम इसी जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लुधियाना से लोहड़ी के उत्सव की तस्वीरें देखिए। अब अमृतसर से आई लोहड़ी के जश्न की ये तस्वीरें देखिए। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां व्यापारियों ने कुछ इस तरह लोहड़ी मनाई। लोहड़ी के रंग सबसे ज्यादा उत्तर भारत में दिखाई देते हैं। इस दिन लोग धूमधाम से साल के इस पहले त्योहार को मनाते हैं, गाने गाते हैं, झूमते हैं और मिलकर खुशी मनाते हैं। परिवार के साथ लोहड़ी है, बहुत मजा आ रहा है। हर खुशी को एक जगह पे बहुत सेलिब्रेट किया है, बहुत एंजॉय किया है। लोहड़ी का त्योहार फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा है, इसलिए इस त्योहार पर आग में मूंगफली, मक्का, तिल जैसी चीजें डाली जाती हैं। लोहड़ी के त्योहार पर किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई, मगर एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों ने लोहड़ी के दिन कानून की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया।
लोहड़ी में बुराई को जलाया जाता है, अच्छाई की कसम ली जाती है। लोहड़ी में हमने 3 कानून की प्रतियां जलाई हैं। ये जला के हमने सरकार को ये सिग्नल दिया है कि इसी तरह ये बिल जो है एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चढ़ेंगे और सरकार को इनको वापस लेना चाहिए। हालांकि इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस तरह के बयान सामने आने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आपत्ति जाहिर की है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक चला रहे हैं। 14 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के नारे वाला वीडियो वायरल हुआ था। और आज पोंगल के मौके पर राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। तमिलनाडु में आज पोंगल मनाया जाएगा। ऐसे में देश में कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मदुरई जिले के अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होंगे और आंदोलन कर रहे किसानों को अपना नैतिक समर्थन देंगे। राहुल गांधी का दौरा किसानों और समृद्ध तमिल संस्कृति को सम्मान देने के लिए है। राहुल इस दौरे पर किसी चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कई लोग राहुल की इस यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राहुल सिंघू बॉर्डर क्यों नहीं गए। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम चेन्नई जिले के मदुरावोयल जाएंगे, जहां वो पोंगल के मौके पर आयोजित नम्मा ओरू पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। इसी वर्ष के अप्रैल मई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने हैं और कई राजनीतिज्ञ इन राजनेताओं की यात्रा को चुनावों की तैयारी की तरह देख रहे हैं। इस मामले में एनसीबी ने बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने खान को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। खान सुबह करीब 10 बजे मुंबई के बालाड स्टेट एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। एनसीबी ने पिछले सप्ताह इस मामले में ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और अन्य 2 को 200 किलो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान करण सजनानी और समीर खान के बीच पैसों के लेन देन के बारे में पता लगा था। इसके बाद बुधवार के दिन लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने रात करीब 10 बजे समीर खान को गिरफ्तार कर लिया। भी और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने कल प्रोड्यूस करेंगे तो आपको चार्जेस पता चल जाएंगे। सर, किसी और को बांद्रा में से डिटेन किया गया है? नहीं, अभी नहीं है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। आज समीर खान को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी ने वाम दलों और कांग्रेस से उनका साथ देने की बात कही है। 1 मिनट में खबर देखिए। बंगाल चुनावों से पहले बीजेपी की घेराबंदी का असर अब टीएमसी पर दिखने लगा है। पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियों को टीएमसी का साथ देना चाहिए। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. टीएमसी सांसद के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस टीएमसी में अब जनाधार नहीं बचा है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे पर साक्षी महाराज ने टिप्पणी की है। क्या कहा उन्होंने, जानिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी के पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। वो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की राजनीतिक जमीन तलाश करने में जुटे हैं। हालांकि उनके इस दौरे पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने टिप्पणी की है। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। सांसद साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि आज मुस्लिम समुदाय यह समझ गया है कि बीजेपी ही
उनकी हितैषी पार्टी है। 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि इससे पहले जब AIMIM अध्यक्ष कोलकाता गए थे तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर TMC का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह के एक बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस को बीजेपी के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र को 21 वर्ष किए जाने के फैसले पर कांग्रेस के नेता का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। 18 साल है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला? भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे में 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 वर्ष पहले से ही तय है तो इसमें बदलाव की क्या जरूरत है? सज्जन सिंह वर्मा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है ये मातृशक्ति और बहन बेटियों के सम्मान की जगह अपमान की बात उन्होंने कही है। सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे सज्जन सिंह जी के बयान से सहमत हैं या नहीं। बीजेपी ने बयान पर पलटवार करते हुए पूछा, क्या सोनिया गांधी ऐसी बातों से सहमत हैं? बिल्डर्स अब घर खरीदारों पर एक तरफा अग्रीमेंट नहीं थोप सकेंगे। ये बड़ी खबर जानिए 1 मिनट में। गुरुग्राम से जुड़े एक प्रोजेक्ट मामले में फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन सभी घर खरीदारों को राहत दी जो बिल्डरों की एक तरफा शर्त मानने के लिए बाध्य थे। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदार एक तरफा शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। एग्रीमेंट की एक तरफा शर्त को मानने के लिए डेवलपर्स किसी भी घर खरीदार को बाध्य नहीं कर सकता है, यानी घर खरीदारों पर एक तरफा शर्तों को थोपा नहीं जा सकता। अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट की शर्त का एक तरफा और गैर वाजिब होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को समय से पूरा करके डिलीवरी नहीं की तो बिना किसी बहस के उसे घर खरीदार को पूरे पैसे वापस देने होंगे। ये पैसे 9% ब्याज के साथ लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिल्डर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता तो घर खरीदार को पूरी राशि 1,60 लाख रुपए 12% ब्याज के साथ चुकानी पड़ेगी। पत्नी को दूर पानी ले जाने ना पड़े इसलिए घर के बाहर ही पति ने कुआं बना दिया। घर के बाहर बना ये कुआं सिर्फ पानी को संजोने का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक पति के लिए अपनी पत्नी को तोहफा भी है। ये भारत हैं, उम्र 46 वर्ष है और ये है उनकी पत्नी सुशीला, जिनकी उम्र 39 वर्ष है। सुशीला को रोज घर के लिए पानी लेने आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। रोज पत्नी द्वारा की जा रही ये मेहनत भारत को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि समाधान वो खुद ही तलाश करेंगे। भारत ने घर के बाहर ही कुआं खोदना शुरू कर दिया और उनका दृढ़ निश्चय फौलाद की तरह पक्का निकला। देखते ही देखते भारत ने 31 फीट गहरा और 4.5 फीट चौड़ा कुआं खोद दिया और उसकी दीवारों को पक्का भी कर दिया। इस मामले पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए भारत को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित करने का फैसला किया। जिला प्रशासन अब भारत की पत्नी सुशीला को PM आवास भी दिला रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं घाटी में बढ़ती ठंड ने डल झील को कैसे जमा दिया है। इन तस्वीरों को देखिए। श्रीनगर में बढ़ती ठंड और बर्फबारी के बाद डल झील जम गई है। डल झील में पानी की लहरें थम गई हैं। जिस झील से रोजमर्रा का व्यापार चलता था वो डल झील बेहद शांत दिखाई दे रही है। पर्यटकों की भीड़ नहीं है। हाउस बोट, शिकारे सब झील के किनारे लग गए हैं। शिकारे चलना कम हो गया है, सिर्फ कुछ नाव ही चल पा रही है क्योंकि अब इस जमी हुई सतह पर चलना आसान नहीं है। डल झील के किनारे खड़े होकर दूर तक देखें तो सिर्फ सन्नाटा दिख रहा है। बर्फबारी का रिकॉर्ड बनाने के बाद कश्मीर में ठंड अब सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यहाँ कल रात तापमान -7.8 डिग्री तक पहुँच गया। फिलहाल रास्तों पर बर्फ तो नहीं है, लेकिन ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ये हैं कि लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है।
वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में ऐसी ही ठंड रहने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को बाहर कम ही निकलने की हिदायत दी जा रही है। तो कश्मीर में बढ़ती ठंड ने लोगों को भले ही घरों में रहने को मजबूर कर दिया हो, लेकिन घाटी के युवाओं ने बर्फ को ही खेल का मैदान बना दिया। पहलगाम में आपको हर तरफ बर्फ दिखेगी, लेकिन जब ठंड से बचने के लिए सब लोग घरों में हैं, कश्मीर के युवाओं ने बर्फ को ही खेल का मैदान बना लिया है। इनके लिए माइनस में तापमान ऐसी चुनौती नहीं जिसे हराया ना जा सके। भारी ठंड और बर्फ के बीच भी यहाँ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के कैंप का आयोजन किया गया है। कहते हैं ना, जब दिल में कुछ करने का हौसला हो तो मजबूरियों की दीवार अपने आप ही गिरने लगती है। इस जमा देने वाले ठंड में जब हम घरों में हैं, तब कश्मीर के ये युवा अपने हुनर का करतब दिखा रहे हैं। इस कैंप में 30 से ज्यादा लड़के और कश्मीर की बेटियों ने बर्फ और सर्दी को पीछे छोड़ते हुए ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट का कौशल दिखाया। इन दिनों कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत 4 दिन का ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुलमर्ग का पर्यटन स्थल इन दिनों वाटर स्पोर्ट की एक धूम वहां पर देखने को मिल रही है। गुलमर्ग में इन दिनों विंटर स्पोर्ट खूब चल रहे हैं, लेकिन गुलमर्ग में सिर्फ स्कीइंग ही नहीं हो रही, सैलानी स्नो बाइक का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में रिकॉर्ड तोड़ ठंड है, तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन ठंड का असर इन लोगों पर नहीं है, बल्कि इनके लिए तो यही गुलमर्ग आने की वजह है। कश्मीर घाटी में 8 साल के बाद रिकॉर्ड तापमान गिरा है और कड़ाके की सर्दी है। ऐसे में मैदानी इलाकों से आए पर्यटक स्नो बाइक चलाकर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और ड्रंग वैली में तो हमारा फर्स्ट टाइम है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और यहाँ की वेदर बहुत ही ज़्यादा मस्त है और ये सब वाटर सब कुछ फ्रोजन हो चुका है। मेरे आसपास हर जगह स्नो ही स्नो है, तो मज़ा आ गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.